Chapters 1065 Refining Change, 1066 Everyone, 1067 Both Sides Refine. Chapter Start. Chapter 1065 Refining Change Form Immortal Gu Again Lang या Blessed Land. कुछ दिन बाद ये है एंटीरियर रेन। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पानी का एक बेसिन फैंग युआन को देते हुए कहा ताकि वो देख सके। फैंग युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे ले लिया। ध्यान से, लैंग या लैंड स्पिरिट ने हिदायत दी, ये रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल बहुत खास है, ये काफी भारी है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने भारी लफ्ज पर खास जोर दिया था। फैंग युआन ने सर हिलाया, फिक्र मत करो, मैंने इस इमॉर्टल मटेरियल के बारे में सुना है। ये कहते हुए फैंग युआन ने वो इमॉर्टल मटेरियल ले लिया। अचानक उसने एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल महसूस किया। उस पर नजर डाली तो बेसिन में पानी साफ और ट्रांसपेरेंट था, उसमें हल्के हरे रंग की झलक थी। फैंग युआन ने यूज आराम से पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी की सतह पर बिना किसी वजह के लहरें उठ रही थी, जैसे सतह पर बारिश की बूंदें पड़ रही हों। यह था रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल, इंटीरियर रेन। इस किस्म का बारिश का पानी बहुत अनोखा था, इसमें डाउ मार्क्स थे। इसका असली वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी इसे पकड़ता था उस पर यह एक तरह का बोझ डाल देता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने भारी पर इसीलिए जोर दिया था, वो वजन की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साइकोलॉजिकल बोझ की बात कर रहा था। क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम अपना तीसरा और आखिरी मौका मुझसे गु रिफाइन करवाने में इस्तेमाल करोगे? फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जगह चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु रिफाइन करवाने के लिए? जब फैंग युआन बेसिन में इमॉर्टल मटेरियल को देख रहा था, लंग या लैंड स्पिरिट ने फिर से पूछा। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इसे नहीं बदलूंगा। फैंग युआन ने सर हिलाया, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मजबूती से जवाब दिया। फैंग युआन ने इस बारे में गहराई से सोचा था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ को कल्टिवेट करने का मन बना लिया था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल अच्छा था, लेकिन पहली बात, उसका सबसे जरूरी मटेरियल, इमेमोरियल एरा की रोशनी, गायब थी। दूसरी बात, फैंग युआन को यह यकीन नहीं था कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आखिर में चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु इस वक्त फैंग युआन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए फैंग युआन ने अपना इरादा बदल दिया और आखिरी मौके का इस्तेमाल चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु को रिफाइन करने की कोशिश में किया। इमॉर्टल गु यूनिक होते हैं, और चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु तो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एसेंस था। यह इमॉर्टल गु इतिहास में मशहूर था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने इसका इस्तेमाल किया था और इसे रैंक 9 तक रिफाइन किया था। लेकिन रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के मरने के बाद रैंक 9 चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु भी बर्बाद हो गया। उसके बाद से लोग यूज रैंक 6 से दोबारा रिफाइन करते थे। फाउंडेशन के मामले में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ स्वॉर्ड पाथ और ब्लड पथ से कहीं ज्यादा गहरा था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में कई गु इमॉर्टल एक्सपर्ट्स हुए। ये लोग आसमान में चमकते सितारों की तरह थे। उन्होंने दुनिया के लंबे इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। वो टैलेंटेड और लेजेंडरी द आने वाली पीढ़ियां उनका सम्मान करती थी और उनसे प्रेरणा लेती थी। चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु एक ही एलिमेंट रहा था, और ये इन एक्सपर्ट्स के साथ उठता और गिरता भी रहा। चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु दर्जनों बार डिस्ट्रॉय हुआ और दूसरों ने उस फिर से रिफाइन किया। ज्यादातर सिचुएशंस में वो रैंक 6 का होता था। रैंक 7 चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु इतिहास में बहुत कम दिखा। जहां तक रैंक 8 चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु की बात है, वो तो और भी रेयर था, शायद 2 हाथों की उंगलियों पर गिना जा सकता था। इमॉर्टल गु का रैंक जितना ऊंचा होता, यूज रिफाइन करना उतना ही मुश्किल होता, और सक्सेस के कम चांसेस के साथ साथ रिफाइनमेंट मटेरियल्स भी महंगे हो जाते थे। जैसे ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने रैंक 8 इमॉर्टल गु फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन को रिफाइन करने के लिए अपनी लगभग सारी बचत खर्च कर दी थी, और स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के गु इमॉर्टल्स को भी उसके लिए इमॉर्टल मटेरियल्स ढूंढने का हुक्म दिया था। इससे रैंक 8 इमॉर्टल गु को रिफाइन करने की भयानक लागत का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्र है, फैंग युआन सिर्फ रैंक 6 चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास इमॉर्टल गु रेसिपी थी, और इस बात के चांसेस कम द कि चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु को किसी और ने रिफाइन कर लिया हो। इमॉर्टल मटेरियल्स लगभग तैयार द ये सब लंग या ब्लेस्ड लैंड की विशाल इमॉर्टल मटेरियल इन्वेंट्री की बदौलत था, और फैंग युआन को उनके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ा। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के एग्रीमेंट की वजह से लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के लिए 3 बार गु रिफाइन करेगा। मॉर्टल गु की गारंटी थी, लेकिन इमॉर्टल गु की नहीं। ये तीसरी और आखिरी बार थी। अफसोस की बात है, उस वक्त तुम्हारे पास सक्सेस डाउ मार्क था। चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु रिफाइन करना तो गारंटीड सक्सेस होता।
तुमने यूएस जरूरी पाल में रिबर्थ क्यों ले लिया? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पीछे की बात सोची और उस बड़ा अफसोस हुआ। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को कई बातें ईमानदारी से बता दी थी। आखिरकार उसके रिबर्थ जैसे राज पहले ही खुल चुके थे, भले हाई लंग या लैंड स्पिरिट को ना पता हो, वो बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था। उस वक्त स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने मेरा इस्तेमाल किया था, लेकिन अब भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो ये बहुत अजीब लगता है। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया। छोड़ो इसे, इस बारे में बात नहीं करते। भले ही हमारे पास सक्सेस डाउ मार्क ना हो, मैंने अपने में बॉडी की खास हेरी मैन नेचर गू रिफाइनमेंट टेक्निक को इनहेरिट किया है। यह मेथड गू रिफाइनमेंट में मदद के लिए हेवन एंड अर्थ के डाउ मार्क्स का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही इसमें कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस आती हैं, लेकिन फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। इसके अलावा मेरे लंग या ब्लेस्ड लैंड ने किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर का इस्तेमाल करके अनगिनत कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को पार किया है। यहाँ बहुत सारे रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स हैं। रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन के बचे हुए हिस्सों के असर के साथ मिलकर पहली ही कोशिश में चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में सक्सेस मिलने के काफी हाई चांसेस हैं। लेकिन इसे सेफ बनाने के लिए फैंग युआन, तुम्हें इस रिफाइनमेंट में हिस्सा लेना होगा। तुम डॉग शिट लक इमॉर्टल गू के मालिक हो। अपनी स्ट्रॉन्ग लक का इस्तेमाल करके तुम सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हो। इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में इंटीरियर रेन पहली प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने पास मौजूद इंटीरियर रेन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। लक पाथ का गू रिफाइनमेंट में मदद करने में बड़ा असर होता था। उस जमाने में जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के साथ मिलकर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को रिफाइन किया था, लक पाथ ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन जब थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने मिलकर स्पेस एस्केप इमॉर्टल गू को रिफाइन किया तो उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। आखिरकार थेफ्ट पाथ गू रिफाइनमेंट में मदद के मामले में लक पथ से कमजोर था। उसके बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को हेरी मैन नेचर गू रिफाइनमेंट टेक्निक के पीछे के कुछ राज सिखाए, जिसमें कुछ अनमोल गू रिफाइनमेंट मेथड्स और गू रिफाइनमेंट के लिए कई मॉर्टल किलर मूव्स शामिल थे। ऑफ कोर्स ये सब फ्री नहीं था। फैंग युआन को अपने सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से पे करना पड़ा। इसके बावजूद फैंग युआन ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया। अभी का लंग या लैंड स्पिरिट गू रिफाइनमेंट में पिछले वाले से कम था, लेकिन वो अब भी लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की हाई धुन थी। उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट फैंग युआन से कहीं आगे था। फैंग युआन को अब एक कमाल का टीचर मिल गया था। रिफाइनमेंट पाथ में उसके कई सवालों और प्रॉब्लम्स का हल हो गया। वो अनमोल गू रिफाइनमेंट मेथड्स और किलर मूव्स जो कब के खो चुके थे, उनसे फैंग युआन को बहुत फायदा हुआ। हेरी मैन नेचर गू रिफाइनमेंट टेक्निक ने फैंग युआन की ईल खोल दी। उस लगा कि अगर ये मेथड काम कर गया तो यह ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल से कहीं बेहतर होगा। मजेदार बात यह थी कि जब फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ पर रिसर्च कर रहा था, तब उसका भाई भी क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट के नीचे ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट में रिफाइनमेंट पाथ पर रिसर्च कर रहा था। फैंग जेंग ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट के इंपीरियल सिटी के एक कमरे में बैठा था। उसके हाथों में 3 रंग की आग थी। फैंग युआन की फेक विल उसके दिमाग में बोल रही थी, कल के कंपटीशन में दुश्मन बेहद ताकतवर है। फैंग झेंग, भले ही तुम्हारे पास रैंक 5 कल्टिवेशन लेवल है, तुम्हारे पास गू वॉर्म्स की संगीन कमी है। तुम एक ह्यूमन गू मास्टर भी हो। ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट में तुम्हें अलग थलग रखा जाता है। तुम सिर्फ खुद हाई गू रिफाइन कर सकते हो। आज रात तुम्हें रैंक 5 गू रिवर स्वॉलोइंग टोड रिफाइन करना ही होगा, तभी तुम दुश्मन के वाटर पाथ मेथड्स का मुकाबला कर पाओगे। मैं जानता हूं, चुप हो सकते हो क्या? फैंग झेंग ने अपने मन में झिड़का। फैंग युआन की फेक विल ने बोलना बैंड कर दिया, लेकिन जल्द ही फैंग झेंग के हाथों में 3 रंग की आग बुझ गई। फैंग झेंग ने खून का एक घूंट थूका। गू रिफाइनमेंट फेल होने के बाद उस अंदरूनी चोट आई थी। ही फैंग युआन की फेक विल हांसी, ओ मेरे बेवकूफ भाई, तुम अब भी उतने ही बेकार हो। गू रिफाइनमेंट का प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ है और तुम तीसरे स्टेप में ही फेल हो गए। फैंग झेंग का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो चुप रहा और बैठ गया, खुद को ठीक करने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगा। फैंग युआन की फेक विल ने जारी रखा, बेकार होना ठीक है। कोई भी इंसान बेकार और कमजोर होने के बावजूद बढ़ सकता है और मजबूत हो सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि अगर तुम अपनी कमजोरी और बेकारी को पहचान नहीं सकते तो कोई उम्मीद नहीं है। तुमने जो मटेरियल्स तैयार किए हैं वो तुम्हें सिर्फ 3 बार गू रिफाइनमेंट की कोशिश करने देंगे। ये तो बस शुरुआत है और तुम पहले ही फेल हो चुके हो। मेरी मदद के बिना
तुम रिवर स्वॉलोइंग टोड कैसे रिफाइन करोगे? ही, कल की लड़ाई में मौत पर कोई रोक नहीं है। अगर तुम उनसे भीख भी मांगोगे तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। फैंग झेंग को शर्मिंदगी से गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, चुप हो जाओ। फैंग युआन की फेक विल ने अजीब ढंग से कहा, मैं बोलता रहूंगा, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जान की परवाह है? HMPH, छोटे भाई, तुम अब भी उतने ही अनजान हो। मैं तो सिर्फ बदला चाहता हूं, तुम तो बस मेरे बदले का एक हथियार हो। मैं किसी का भी हथियार बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा। फैंग झेंग ने मजबूती से जवाब दिया। फैंग युआन की फेक विल हांसी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भले ही तुम ना चाहो तो क्या? कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद आगे बढ़ते हुए तुमने कई हेरी मैन गू मास्टर्स को मारा। तुम मेरे लिए बदला ले रहे थे। आज रात गू को आसानी से रिफाइन करने के लिए तुम्हें मेरी सलाह सुननी ही होगी। तुम्हें मेरी गाइडेंस माननी ही पड़ेगी, वरन कल तुम बिना किसी शक के मर जाओगे। फैंग झेंग का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गहरी खामोशी में डूब गया। 2 घंटे बाद उसने गू रिफाइन करना शुरू किया। फैंग युआन ने धीरे धीरे स्टेप्स के बारे में पॉइंटर्स दिए। फैंग झेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बिना किसी गलती के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। आखिर में जब आसमान रोशन होने लगा, सुबह के वक्त, फैंग झेंग ने रिवर स्वॉलोइंग टोड को रिफाइन करने में सफलता हासिल कर ली। क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट। फैंग युआन ने हल्की सांस छोड़ी। उसके सामने रखा इंटीरियर रेन ठीक से प्रोसेस हो चुका था। वो जमी हुई बर्फ जैसा लग रहा था, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जड़े की तरह। लेकिन सच्चाई ये थी कि इमॉर्टल मटेरियल को इस हद तक प्रोसेस करना सिर्फ उस जमाने जैसा आसान नहीं था। इसमें 50 से ज्यादा स्टेप्स द, 20 से ज्यादा गू रिफाइनमेंट मेथड्स इस्तेमाल हुए द, और 30 रिफाइनमेंट पाथ मॉर्टल किलर मूव्स। इसके अलावा गू रिफाइनमेंट में ये सब कुछ हाई मिनट्स के अंदर करना था। 3 बेसिन बर्बाद करने के बाद फैंग युआन आखिरकार चौथे बेसिन के इंटीरियर रेन के साथ सफल हुआ। इसी वक्त एक फेक विल का गोला फैंग युआन की तरफ उड़ा। फैंग युआन की ऊँची चमक उठी, यह कंफर्म करने के बाद कि वो भी नुकसान है, उसने उस अपने मन में ले लिया। जल्द ही उसके होठों के कोनों पर एक ना के बराबर मुस्कान आ गई। जिंदा रहने के लिए फैंग झेंग को मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। भले ही वो मुझसे इतनी नफरत करता है, जिंदा रहने के लिए यूज मानना हाई पड़ेगा। हर बार जब वो मेरी गाइडेंस से बच जाता है तो यूज जिल्लत और गुस्सा महसूस होता होगा, लेकिन जब तक ये एक बार हो रहा है, ये होता रहेगा। जितनी बार ये होगा उतना ही कम असर यूएस पर पड़ेगा, और आखिर में उस मेरी मौजूदगी की आदत हो जाएगी और वो सबकॉन्शियसली मुझ पर निर्भर हो जाएगा। टैब ब्लड डेटी को रिफाइन करने का सबसे अच्छा वक्त होगा, लेकिन उसका अभी का मेंटल स्टेट काफी नहीं है, उस और ट्रेन करने की जरूरत है। चैप्टर 1066 एवरीवन कलेक्टिंग इमॉर्टल मटेरियल्स ब्लड डेटी। फैंग युआन का एक लॉन्ग टर्म प्लान था। फैंग झेंग इस प्लान का दूसरा स्टेप था। इस प्लान का पहला स्टेप ब्लड डेटी इमॉर्टल गू को रिफाइन करना था। फैंग युआन अपनी पहली जिंदगी में इस इमॉर्टल गू को रिफाइन करना चाहता था। उसने इसकी अधूरी रेसिपी के लिए विशेष लाइटनिंग फीन से पंगा भी लिया था। सिर्फ ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रिफाइन करने के बाद और खून के रिश्ते वाले किसी रिश्तेदार को मारने के बाद ही वो एक ब्लड डेटी बना सकता था। अभी फैंग युआन के पास ब्लड डेटी इमॉर्टल गू की रेसिपी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ 70% पूरी थी। जब वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, तब उसके पास इस इमॉर्टल गू रेसिपी को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस और मेहनत करने का वक्त नहीं था। ए फ्लैट वो जिंदा हो चुका था, लेकिन अब वो लाइट ऑफ विजडम में कदम नहीं रख सकता था। भले हाई मेन लाइट ऑफ विजडम इस्तेमाल ना कर सकूं, ब्लड पाथ और विजडम पथ में मेरे ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट के साथ ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रेसिपी के बाकी हिस्से को डिड्यूस करने के लिए ये काफ़ी है। बस इसमें लाइट ऑफ विजडम इस्तेमाल करने से कहीं ज़्यादा वक्त और मेहनत लगेगी। ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रिफाइन करने के बाद भी फैंग झेंग को मारकर एक ब्लड डेटी बनाने के लिए मुझे पहले उसका नजरिया बदलना होगा। कम से कम मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके मन में मेरे लिए नफरत ना हो, क्योंकि एक नफरत से भरे रिश्तेदार को ब्लड डेटी में रिफाइन करने से मालिक पर उल्टा असर पड़ता है। वो एक दो-धारी तलवार की तरह होते हैं, दुश्मनों को नुकसान पहुंचते हैं, लेकिन अगर मैं गफलत बारातूं तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। असल में गू मास्टर्स की दुनिया में किसी के एहसास को दूसरों के लिए प्रभावित करने के कई तरीके थे। विजडम पाथ में अनगिनत मेथड्स, द इमोशन पाथ तो इसमें और भी स्पेशलाइज्ड था। फैंग युआन के पास ऐसे काफी मेथड्स थे। जब तक वो चाहता
वो बस एक का इस्तेमाल करके फैंग झेंग को अपने लिए वफादार और आज्ञाकारी बना सकता था। लेकिन ऐसा करने का मतलब फैंग झेंग को बाहरी ताकत से प्रभावित करना होता, उसके असली जज्बात को बदलना। और जब उस मार्कर ब्लड एटी में रिफाइन किया जाता, तो यूएस पर इस्तेमाल किए गए विजडम पाथ डाउ मार्क्स पूरी तरह से साफ हो जाते, सिर्फ शुद्ध ब्लड पाथ डाउ मार्क्स हाई रह जाते। उस वक्त फैंग झेंग के असली जज्बात वापस आ जाते। फैंग युआन सिर्फ धीरे धीरे फैंग झेंग के जज्बात और नजरिए को बदल सकता था, और तभी उसे एक ऐसा ब्लड डेटी मिल सकता था जो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। जाहिर है, फैंग झेंग का नजरिया बदलना एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और ब्लड डेटी इमॉर्टल गू की रेसिपी को पूरा करना भी एक दूर का प्रोजेक्ट था। कम से कम फैंग युआन के पास फिलहाल ये सब करने का वक्त नहीं था। ये तो छोड़ो, ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रेसिपी को परफेक्ट करने के बाद भी यूज ब्लड डेटी को रिफाइन करने के लिए इमॉर्टल मटेरियल्स तैयार करने होंगे। हालांकि आखिरी पॉइंट दूसरे पाथ्स के मुकाबले बहुत आसान था। ब्लड पाथ गू वॉर्म्स की एक खासियत थी, उनके रिफाइनमेंट का खर्चा काफी कम होता था। इन सभी कारणों ने यह तय कर दिया कि ब्लड डेटी को रिफाइन करने का प्लान सिर्फ एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। लेकिन चाहे कितना भी वक्त लगे, जब तक वो कदम दर कदम आगे बढ़ता रहेगा, डटता रहेगा और हार नहीं मानेगा, आखिर में वो सफल जरूर होगा। फैंग युआन फिलहाल अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर फैंग झेंग को ट्रेन कर रहा था, अपने मकसद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है, पानी की बूंदों से दरिया बनता है। फैंग झेंग की सिचुएशन समझने के बाद फैंग युआन ने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करके एक फेक विल बनाई जो फिर उड़ गई। यह फेक विल फैंग झेंग के दिमाग में जाएगी, उसके दिमाग में इस्तेमाल हो चुकी फेक विल की कमी को पूरा करने। कुछ दिन बीत गए, फैंग युआन इंटीरियर रेन को प्रोसेस करने में बहुत माहिर हो गया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फिर यूज इमॉर्टल मटेरियल्स का एक और सेट दिया ताकि वो गू रिफाइनमेंट टेक्निक से और वाकिफ हो सके और उसमें महारत हासिल कर सके। फैंग युआन का ध्यान चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की तैयारी में मेनली इसी एस्पेक्ट पर था। जब वो फ्री होता, तो वो अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर पर ध्यान देता, अपने इमॉर्टल एपर्चर में होने वाले बदलावों को देखता और यूज मैनेज करता। गू मास्टर्स अपने अपर्चर को पोषण देते हैं और अपर्चर से प्राइमीवल एसेंस बनता है जो फिर गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन चाहे वो गू वॉर्म्स हो, गू मटेरियल्स हो या प्राइमीवल स्टोन्स, गू मास्टर्स इन कल्टिवेशन रिसोर्सेज के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहते थे। गू इमॉर्टल लेवल पर इमॉर्टल एपर्चर न सिर्फ इमॉर्टल एसेंस बना सकता था, बल्कि अनगिनत रिसोर्सेज भी पैदा कर सकता था, और वो बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद होते, बाहरी दुनिया के रिसोर्सेज की तरह नहीं जिनके लिए गू इमॉर्टल को हमेशा नजर रखनी पड़ती थी ताकि कोई उन्हें चुरा ना ले। एक गू इमॉर्टल के लिए इमॉर्टल एपर्चर सबसे सुरक्षित प्रोडक्शन बेस था। अगर इसे ठीक से मैनेज किया जाए तो यह गू इमॉर्टल के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता था, और उनके लिए एक ठोस नींव हो सकता था जिस पर वो निर्भर कर सकें। सेम डाउ मार्क्स होने की वजह से ये गू इमॉर्टल के लिए सबसे उपयुक्त रिसोर्सेज पैदा कर सकता था और इमॉर्टल गू के लिए खाना भी बना सकता था। रिसोर्सेज को बाहरी दुनिया से ट्रेड करके गू इमॉर्टल बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा सकता था। यहां तक कि इमॉर्टल एपर्चर में एक बिल्कुल नया वाइल्ड इमॉर्टल गू बनने का भी चांस था। फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर का जायजा लिया। उसका इमॉर्टल एपर्चर 10 लेयर्स में बटा हुआ था, जिसका लेआउट 5 रीजन्स और 9 हेवंस जैसा था। ऐसा लेआउट क्यों था? क्या इसे स्पेक्ट्रल सोल ने जानबूझकर ऐसा बनाया था या ये नेचुरली बना था? फैंग युआन को नहीं पता था। आखिरकार सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गू बनाने में उसका कोई रोल नहीं था, वो तो बस एक खुशकिस्मत इंसान था जिसने आखिरी पाल में सफलता का फल चुरा लिया था। फैंग युआन ने सहूलियत के लिए लेयर्स को 5 रीजन्स और 9 हेवंस के रेफरेंस से नाम दिया था, बस सामने मिनी लफ्ज जोड़कर, जैसे मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स, मिनी ईस्टर्न सी और वगैरह। कई ऑब्जर्वेशंस के बाद फैंग युआन ने धीरे धीरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के कुछ छोटे मोटे रहस्य खोज लिए थे। उसने खोजा, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के 5 रीजन्स और 9 हेवंस न सिर्फ लेआउट में बाहरी दुनिया जैसे थे, उनके एनवायरनमेंट भी लगभग वैसे हाई थे। जैसे मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स का टेरेन एक बेहद फ्लैट GHAS का मैदान था। इमॉर्टल एपर्चर में विंड पाथ डाउ मार्क्स इस एरिया में थोड़े ज्यादा थे। इमॉर्टल एपर्चर में ज्यादातर फायर पाथ डाउ मार्क्स मिनी वेस्टर्न डेजर्ट में मौजूद थे। मिनी सदर्न बॉर्डर में अर्थ पाथ डाउ मार्क्स ज्यादा थी और कुछ पॉइजन पाथ डाउ मार्क्स भी थे। ये पता चलने के बाद फैंग युआन ने अपने जमा किए हुए कल्टिवेशन रिसोर्सेज को उसी हिसाब से बांट दिया। उसने इरी फायर ड्रैगन पाइथन्स को मिनी वेस्टर्न डेजर्ट में रखा, ड्रैगन फिश को मिनी ईस्टर्न सी में, रिग्रेटफुल स्पाइडर्स को मिनी सदर्न बॉर्डर में, एरो बैम्बू फॉरेस्ट,
स्टार फ्रैगमेंट ग्रास और वगैरह को मिनी ब्लू हेवन में। जहां तक मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स की बात है, वहां बड़ी संख्या में स्नो मॉन्स्टर्स थे। यह मॉन्स्टर्स पहली अर्थली कैलेमिटी के बाद बच गए थे, और इनमें बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर्स और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट लेवल के स्नो मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। फैंग युआन के पास इस वक्त इन स्नो मॉन्स्टर्स से निपटने का वक्त या एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे भी मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स खाली था, कोई कीमती रिसोर्सेज नहीं थे और काफी बड़ा था, इसलिए ये स्नो मॉन्स्टर्स आजादी से घूम सकते थे। आखिरकार वो रुअन बैट्स जैसे नहीं द जो अपर्चर की दीवारों को तोड़ सकते थे। एयर बबल फिश, शार्क फिन वुल्फ, लिटरेचर कार्प्स, डेसोलेट बीस्ट, जायंट हॉर्न शीप, वर्ल्डली सैंड गल, ऑयल वाटर, रॉकमन, ब्लड जी फॉरेस्ट, मिरर विलो ट्रीज और वगैरह को भी ठीक से अरेंज कर दिया गया था। जब फैंग युआन अपनी गू रिफाइनमेंट स्किल्स को ट्रेन कर रहा था, वो इन रिसोर्सेज की देखभाल के लिए भी कुछ वक्त निकाल रहा था। एरो बैम्बू फॉरेस्ट, स्टार फ्रैगमेंट ग्रास और वगैरह को मिनी ब्लू हेवन में मूव कर दिया गया था, लेकिन उनका गू वर्म प्रोडक्शन भयानक रूप से गिर गया था। इस बीच एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स और ड्रैगन फिश की रिप्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई। सिर्फ रिग्रेटफुल स्पाइडर्स का प्रोडक्शन रेट पहले जैसा ही था। कुछ किया नहीं जा सकता था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में भले ही बड़ी संभावनाएं और अनंत पोटेंशियल हो, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ एक अर्थली कैलेमिटी झेली थी। हालांकि इसमें हर पथ के डाउ मार्क्स थे, लेकिन ज्यादातर पाथ्स के सिर्फ 100 के आसपास डाउ मार्क्स थे। रिग्रेटफुल स्पाइडर्स का ग्रोथ विजडम पाथ डाउ मार्क्स पर निर्भर करता था, ड्रैगनफिश फूड पाथ और वाटर पाथ डाउ मार्क्स पर, जबकि एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स के रहने के एनवायरनमेंट में फायर पाथ डाउ मार्क्स ज्यादा थे। एरो बैम्बू फॉरेस्ट और स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड्स में स्टार पाथ मॉर्टल गू का प्रोडक्शन स्टार पाथ डाउ मार्क्स पर डिपेंड करता था। उसने पहले इन रिसोर्सेज को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड या स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में रखा था। पहला वाला 6 या 7 अर्थली कैलामिटीज जेएचईएल चुका था और उसमें बहुत सारे डाउ मार्क्स थे। उसके फायर पथ और वाटर पाथ डाउ मार्क्स सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के नंबर्स को पार कर चुके थे, जबकि स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड खुद स्टार पथ पर फोकस था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर इस मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में सभी पाथ्स के सिर्फ 100 के आसपास डाउ मार्क्स नहीं थे, कि पाथ डाउ मार्क्स संख्या में कहीं ज्यादा थे। इसकी वजह यह थी कि फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के 5 रीजनल माउंटेन रंगे में की पाथ गू इमॉर्टल ची जई को मारा था और उसके जमा किए हुए की पाथ डाउ मार्क्स हासिल कर लिए थे। हालांकि की पाथ डाउ मार्क्स अब भी सबसे ज्यादा नहीं थे, सबसे ज्यादा द स्नो पाथ डाउ मार्क्स। फैंग युआन ने अपनी पहली अर्थली कैलेमिटी को मुश्किल से पार किया था। असल में उस अर्थली कैलेमिटी कहना ठीक नहीं था, वो इतनी भयानक थी कि उसने 10 महाआपदों को भी पीछे छोड़ दिया था। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का एक नियम था, वो था किस्मत और आफत का संतुलन। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, गू इमॉर्टल को उन्हें पार करने के बाद उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। यहां फायदों का मतलब डाउ मार्क्स से था। फैंग युआन ने अपनी पहली अर्थली कैलेमिटी से भारी मात्रा में डाउ मार्क्स हासिल किए। उनमें स्नो पाथ डाउ मार्क्स संख्या में सबसे ज्यादा थे, उसके बाद स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स थे। बाद वाले डू पाथ्स के डाउ मार्क्स की पाथ से कम थे। आखिरकार फैंग युआन के की पाथ डाउ मार्क्स रैंक 7 गू इमॉर्टल ची जई की जिंदगी भर की कमाई द, जबकि स्ट्रेंथ पथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स सिर्फ पहली अर्थली कैलेमिटी से माइल थे। यह डाउ मार्क्स ऐप फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को प्रभावित करने लगे थे। ये अभी तक बाकी 4 छोटे रीजन्स में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स में पहले से ही एक बड़ा बर्फीला मैदान बन चुका था और उसकी सीमा अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह एनवायरनमेंट फैंग युआन के लिए कई तरह के ठंड सहनशील पौधे लगाने के लिए काफी अच्छा था। जैसे जब हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का एनवायरनमेंट कुछ अर्थली कैलामिटीज झेलने के बाद बदल गया था और हु इमॉर्टल ब्लू डिग्री ग्रास, चेस्टनट ग्रास, 6 डिवाइन ग्रास, मिल्क टी फ्लावर्स और वगैरह लगाने में सक्षम हो गई थी। इमॉर्टल एपर्चर्स को मैनेज करने का एक मुख्य सिद्धांत था एनवायरनमेंट के अनुसार काम करना। चेंज फॉर्म को रिफाइन करने के लिए फैंग युआन अपनी पूरी कोशिश से तैयारी कर रहा था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में यिंग वुजी का ग्रुप भी बेकार नहीं बैठा था। उन्होंने इमेमोरियल एरा की रोशनी हासिल कर ली थी और गू रेसिपी में लिखे दूसरे इमॉर्टल मटेरियल्स को जमा करना शुरू कर दिया था। वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ चीजों का इंतजाम कर पाए थे, लेकिन अब भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें उन्हें बाहरी दुनिया से खरीदना या दूसरों से एक्सचेंज करना था। यिंग वुजी ने शैडो सेक्ट की बची कुची ताकत को इनहेरिट किया था और डेफाई का बॉस था, इसलिए उसका पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज ट्रेड करना था। बातचीत, सौदेबाजी और आखिर में ट्रांजैक्शंस।
गू इमॉर्टल्स फायदे के पीछे भागते थे और डफाई के ढीले ढाले स्ट्रक्चर के साथ इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रांजैक्ट करना आसान नहीं था। यिंग वूजी और ही लू लैन ने नेगोशिएट करते करते लगभग अपना गला सुखा लिया था। शीनू और ताई बाई यूनशेंग नेगोशिएशंस में माहिर नहीं थे। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद यिंग वूजी आखिरकार गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के 3 पोर्शंस जमा कर पाया। यूम्यू चुन पहले ही मर चुका है। मेरे पास हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल को छोड़ने और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस मेथड का सक्सेस रेट काफी कम है, सिर्फ 3 पोर्शंस इमॉर्टल मटेरियल्स काफी नहीं हैं। यिंग वूजी ने मटेरियल्स खरीदना बैन नहीं किया, इसके अलावा गू रिफाइन करने के लिए वो और बाकी 3 इमॉर्टल्स अर्थ अबिस में वापस जाने का खतरा उठा रहे थे। शैडो सेक्ट ने अर्थ अबिस में एक सुपर गू फॉर्मेशन अरेंज किया था जो गू रिफाइनमेंट में बहुत बड़ी मदद कर सकता था। जब यंग वूजी ने डफाई के जरिए मुश्किल से इमॉर्टल मटेरियल्स के CHEH पूरे पोर्शंस जमा किए, तब एक गड़बड़ हो गई। डफाई का एक मेंबर डिमोनिक गू इमॉर्टल गोंग सन लियांग, जो मिंग टैंग घाटी में छिपा हुआ था, अस पर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने हमला किया और उस पकड़ लिया। गोंग सन लियांग ने डफाई को मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी। पूरा डफाई तुरंत एक बड़ी हलचल में पड़ गया। गोंग सन लियांग, जो खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाए हुए था, असल में पकड़ा गया। सबसे जरूरी बात, हेवनली कोर्ट ने खुद आगे आकर यह काम किया था, ये सच में चौंकाने वाला था। डफाई के ज्यादातर मेंबर्स वो थे जिन्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान पुराने सेक्ट्स ने दबाया या बहिष्कृत किया था, और उन्होंने जिंदा रहने के लिए चुपके से गठबंधन कर लिया था। वहीं दास महान पुराने सेक्ट्स हेवनली कोर्ट के सब्सिडरी से ज्यादा कुछ नहीं थे। विशाल हेवनली कोर्ट के सामने डफाई में हर कोई इनसिक्योर महसूस कर रहा था और डर रहा था कि गोंग सन लियांग ऐसे क्लूज ना दे जो उन्हें भी फंसा दे। कमीनों का हेवनली कोर्ट, यिंग वूजी इस पर सिर्फ कोस ही सकता था। इस घटना की वजह से डफाई के दूसरे मेंबर्स छिप गए और अब उनमें उससे कम्युनिकेट करने की हिम्मत नहीं थी। इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रेड करना तो दूर की बात थी। यिंग वूजी जानता था कि वो सिर्फ हेवनली कोर्ट से हाई नहीं डर रहे थे, बल्कि यूएस पर, इस बॉस पर भी शक कर रहे थे। आखिरकार पहले गोंग सन लियांग ने अपना इमॉर्टल गू यिंग वूजी को उधार दिया था, और वही था जो मुसीबत में फंसा जबकि इमॉर्टल गू यिंग वूजी के पास ही रहा। क्या ये इमॉर्टल गू का लालच था कि बॉस ने जानबूझकर गोंग सन लियांग को नहीं बचाया? इस शक ने बॉस के नाम की ताकत और इज्जत को एक बड़ा झटका दिया था। गोंग सन लियांग के पकड़े जाने से यिंग वूजी का इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने का सबसे अच्छा जरिया बैंड हो गया था। कोई चारा ना होने पर उन्हें ट्रेजर येलो हेवन की मदद लेनी पड़ी। ये 5 रीजन्स का सबसे बड़ा मार्केट था, लेकिन सर्विस चार्ज ज्यादा था और ट्रांजैक्शंस गुप्त नहीं थे। उन्हें इरादा रखने वाले लोग आसानी से ट्रैक कर सकते थे। शॉर्ट में रिस्क ज्यादा था। अगर कोई और रास्ता ना होता तो यिंग वूजी ने इस मेथड का इस्तेमाल ना किया होता। गोंग सन लियांग पकड़ा गया है। हेवनली कोर्ट जल्द या देर से इस जगह के बारे में पता लगा लेगा। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड मर चुका है, लेकिन फेरी जी वे जाग चुकी है। मुझे जल्द से जल्द फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करना ही होगा। यिंग वूजी को ज्यादा से ज्यादा जल्दी महसूस हो रही थी। उसके हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। शैडो सेक्ट ने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को रिफाइन करने के लिए अपने लगभग सारे खजाने खाली कर दिए थे, यहां तक कि ज़ॉम्बी अलायंस को भी इमॉर्टल मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल करके 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन में रिफाइन कर दिया था। शीनू भले हाई रैंक 7 था, लेकिन उसका इमॉर्टल एपर्चर ठीक से मैनेज नहीं था। हे लूलन और ताई बाई यूनशेंग ने अभी कुछ वक्त पहले हाईगू इमॉर्टल में एडवांस किया था और उनके पास लिमिटेड जामा पूंजी थी। हालांकि ट्रेजर येलो हेवन के पास इमॉर्टल मटेरियल्स का एक शानदार कलेक्शन था, यिंग वूजी गरीबी से जूझ रहा था और उस अपनी बची कुची दौलत बहुत ध्यान से खर्च करनी पड़ रही थी। यूज छोटी से छोटी चीजों पर सौदेबाजी करनी पड़ती थी। कौन उसके साथ इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रांजैक्ट करना चाहेगा? आखिर में जब तक यंग वूजी ट्रेजर येलो हेवन के जरिए गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के 10 पोर्शंस जमा कर पाया, वो लगभग इस हालत में पहुंच गया था जहां उसकी ऊँग से कड़वाहट के आंसू निकल रहे थे। उसका चेहरा दुख से भरा था। बिना ताकत के शेर को कुत्ते भी परेशान करते हैं। अगर अभी ये टियन माउंटेन की लड़ाई से पहले का वक्त होता तो रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल्स के 10 या 20 पूरे पोर्शंस शैडो सेक्ट के खजाने के एक छोटे से हिस्से से ही मिल जाते। अगर मटेरियल्स खजाने में ना भी होते तो बस एक ऑर्डर पर 5 रीजन्स में ज़ॉम्बी अलायंस बड़ी संख्या में इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने के लिए लगा देती। वो इस हालत में क्यों पहुंचा? इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने के लिए अभी के यिंग वूजी और बाकी लोगों ने लगभग अपनी सारी जेब खाली कर दी थी। मुझे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने में सफल होना ही होगा।
मुझे सफल होना ही होगा। यिंग वू जी मन हाई मन चिल्लाया। उसके हालात मुश्किलों से भरे द जबकि फैंग युआन आराम से आगे बढ़ रहा था। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से पहले ही बात कर ली थी, भले ही पहला गु रिफाइनमेंट सफल ना हो, वो फिर भी जारी रखेंगे। जहां तक दूसरी या तीसरी बार के लिए जरूरी इमॉर्टल मटेरियल्स की बात है, फैंग युआन को सारे खर्चे उठाने होंगे। उसके पास काफी पैसे थे, या कहूं उसके पास बेहद ज्यादा पैसे थे। उसके बड़े रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कम हो गया था, लेकिन फैंग युआन की कमाई उल्टा कई गुना बढ़ गई थी। वजह, फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम पथ की फाउंडेशन बेहद मजबूत थी, अंदर वक्त की रफ्तार बाहरी दुनिया से 7 गुना ज्यादा थी। इसका क्या मतलब था? बाहरी दुनिया का एक दिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर 2 महीने के बराबर था। वक्त में इतनी बढ़ोतरी के साथ ज्यादा रिसोर्सेज पैदा होंगे, जो प्रोडक्शन रेट में कमी की पूरी तरह से भरपाई कर देंगे। हालांकि इन रिसोर्सेज का सिर्फ एक हिस्सा हाई फैंग युआन बेचेगा। लैंग या लैंड स्पिरिट से बातचीत करते वक्त फैंग युआन ने जानबूझकर डांग माउंटेन गिरवी रख दिया था। वैसे भी फैंग युआन कर्ज चुकाने में सक्षम था, लेकिन इसने लंग या लैंड स्पिरिट को काफी मोटिवेशन दे दिया। लैंग या लैंड स्पिरिट थोड़ा चिंतित था कि गु रिफाइनमेंट एक हाई बार में सफल हो गया तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो डांग माउंटेन हासिल करने का मौका गवा देगा? चैप्टर 1067 बोथ साइड्स रिफाइन गु। कई दिनों बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अर्थ अबिस के गहरे हिस्से में शीनू बाहर से वापस आया, यिंग वूजी को रिपोर्ट करते हुए, मास्टर, मैंने साफ साफ जांच कर ली है। भारी जमीन धंसने की वजह से एक बड़ा हंगामा हुआ था। एंशिएंट सोल सेक्ट ने जांच के लिए 3 गु इमॉर्टल्स भेजे हैं। आपके निर्देशों के अनुसार मैंने पहले ही कई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट और 5 डेसोलेट बीस्ट ग्रुप्स को उनकी तरफ भेजे दिया है। क्योंकि उनमें वाइल्ड इमॉर्टल गु होने की संभावना है, एंशिएंट सोल सेक्ट के तीनों गु इमॉर्टल्स बिजी रहेंगे। शीनू एक रॉकमैन था, वो अर्थ पाथ डाउ मार्क्स के साथ पैदा हुआ था। शीनू की अर्थ पाथ कल्टिवेशन अर्थ अबिस जैसे एनवायरनमेंट में बेहद काम की थी। यिंग वूजी ने सर हिलाया। तुमने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन हेवंस विल हर जगह है, लापरवाह मत बानो। जब मैं गु रिफाइन कर रहा हूंगा, हेवंस विल इन गु इमॉर्टल्स को प्रभावित करके यहां भेजे सकती है और हमारा प्लान बर्बाद कर सकती है। शीनू ने एक पल सोचा और फिर बोला, मास्टर आओ सही कह रहे हैं, लेकिन इस दिशा में हमने पहले ही उन्हें रोकने के लिए डेसोलेट बीस्ट्स के 3 ग्रुप्स को तैयार कर रखा है। अगर वो अन डेसोलेट बीस्ट से बचकर यहां पहुंच भी जाते हैं, तो हमारे पास रिएक्ट करने के लिए काफी वक्त होगा। यिंग वूजी ने हल्का सा सर हिलाया। तुमने हेवंस विल की असली ताकत नहीं देखी है। वो सिर्फ गु इमॉर्टल्स को हाई प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि डेसोलेट बीस्ट्स और डेसोलेट प्लांट्स को भी असर कर सकती है। जरूरत के वक्त यह डेसोलेट बीस्ट ग्रुप्स हम पर ही हमला कर सकते हैं। शीनू का चेहरा बदल गया। अगर डेसोलेट बीस्ट ग्रुप ने यहां हमला कर दिया, तो हम क्या करेंगे? उसका मतलब था, क्या उसकी पहले की तैयारियां बीस्ट ग्रुप्स को यहां लाने की अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी थी? फिक्र मत करो, मेरा भरोसा इन डेसोलेट बीस्ट ग्रुप्स या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स पर नहीं है, बल्कि इस सुपर गु फॉर्मेशन पर है, यिंग वूजी ने कहा और उसकी इनमें एक समझदारी की चमक दौड़ गई। यहां सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सबसे सुरक्षित जगह थी। यह सुपर गु फॉर्मेशन हर चीज को कवर करता था। ये न सिर्फ उन्हें हेवंस विल से छुपाता था, बल्कि विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स के डिडक्शंस को भी रोकता था, और इसमें कमाल का ऑफेंस और डिफेंस भी था। ये गु रिफाइन करने में भी मदद कर सकता था। जब स्पेक्ट्रल सोल डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में था, उसने आत्माओं को निगल कर न गिनत गु इमॉर्टल्स की यादें और कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे। जिंदा रहते हुए वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था। उसका टैलेंट पूरे इतिहास में भी टॉप टियर था। फॉर्मेशन पाथ और रिफाइनमेंट पाथ के सारे एक्सपीरियंसेस स्पेक्ट्रल सोल ने अब्जॉर्ब कर लिए थे। इस वजह से उसका बहुत सारा वक्त और मेहनत बच गई। उसने अपने फॉर्मेशन पाथ, रिफाइनमेंट पाथ और दूसरे पाथ्स के अटेनमेंट लेवल्स को ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक बढ़ा लिया था। और ये सुपर गु फॉर्मेशन स्पेक्ट्रल सोल ने डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में डिजाइन किया था। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये कितना ताकतवर था। यिंग वूजी गु रिफाइन करने के लिए इस सुपर गु फॉर्मेशन पर निर्भर था। ये एक शानदार आइडिया था। भले हाई डेसोलेट बीस्ट ग्रुप्स या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स हमला करने आ जाएं, वो सुपर गु फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अन डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को मार सकता था। उनकी आत्माओं को सुपर गु फॉर्मेशन को फ्यूल देने और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करने जैसी कोई बात नहीं थी। शीनू की चिंता बेवजह थी। भले ही वो यहाँ काफी समय से रह रहा था, वो इस गु फॉर्मेशन की असली ताकत नहीं जानता था।
मैंने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को डिस्ट्रॉय नहीं किया। हेवंसविल इस गू के अंदर रहती है, इसलिए सुपर गू फॉर्मेशन की लोकेशन हेवंसविल को पता है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले हाई हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हम पर हमला कर दे, मैं कुछ देर तक अपना बचाव कर सकता हूं। हेवन ओवरसीइंग टावर अब बर्बाद हो चुका है। भले ही उनके पास फेट गू हो, हेवनली कोर्ट के यहां पहुंचने के चांसेस कम हैं। यिंग वू जी ने काफी सोच विचार के बाद स्प्रिंग ऑटम सकाडा को छोड़ने का फैसला नहीं किया। फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके शैडो सेक्ट के लाखों साल के प्लान को बर्बाद कर सकता था। तो फिर यंग वूजी भी स्प्रिंग ऑटम सकाडा को अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता था? हेवंसविल विशाल है, उस सिर्फ बैलेंस की परवाह है, वो दुश्मनी नहीं रखती। जो कोई भी इस दुनिया को या इस दुनिया के जीवों को खतरे में डालेगा, वो हेवंसविल के निशाने पर होगा। अभी हेवंसविल का मुख्य निशाना फैंग युआन था, यिंग वूजी नहीं। इसलिए भले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा पूरी तरह से हेवंसविल से भरा था, वो अब भी यंग वूजी के लिए काम का था। और यंग वूजी के प्लान्स में वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को दोबारा रिफाइन करने वाला था, उसके अंदर की हेवंसविल को साफ करने के लिए, ताकि ये लेजेंडरी गू उसका अपना बन जाए। लेकिन ये सब फ्यूचर के प्लान्स थे। अभी यिंग वूजी का दिमाग फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने पर था। यह इमॉर्टल गू उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी था। इस इमॉर्टल गू के साथ वो कहीं भी जा सकता था, उस अपनी जरूरी आज़ादी वापस मिल जाती। वक्त नहीं है, हमें अभी फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करना चाहिए। शीनू, विरोध मत करना, मेन गू फॉर्मेशन एक्टिवेट करूंगा और तुम्हें फॉर्मेशन कोर में भेजे दूंगा, तुम गू रिफाइन करने में मेरी मदद करोगे। यिंग वू जी ने हक दिया। जी मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, भले ही मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। शीनू ने तुरंत जवाब दिया। शीनू को मूव करने के बाद यिंग वू जी भी सबसे सेंट्रल फॉर्मेशन कोर में आ गया। जहां तक ताई बायून शेंग और ही लूलैन की बात है, उन्हें दो दूसरे फॉर्मेशन कॉज में मूव कर दिया गया। भले ही ये सिर्फ एक रैंक 6 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था, ये गू रिफाइनमेंट शैडो सेक्ट के फ्यूचर के लिए और यहां तक कि 5 रीजन्स की सिचुएशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। गू रिफाइनमेंट शुरू हुआ। आधे महीने बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, लंग्या ब्लेस्ड लैंड, चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू की पहली रिफाइनमेंट कोशिश शुरू होने वाली थी। फैंग युआन क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट में खड़ा था। वो एक गंभीर चेहरे के साथ लंग या लैंड स्पिरिट को देख रहा था। लैंग या लैंड स्पिरिट अब उतना संत जैसा नहीं लग रहा था, वो मस्कुलर और तगड़ा था, उसके शरीर पर काले बाल थे और वो आसमान में एक डिमोनिक गोद की तरह तैर रहा था। वो गुर्राया, उसकी आवाज ने पूरे सीन को भर दिया, उसके एक्शन से बादल बिखर गए। उसकी आवाज से डाउ मार्क्स जैसे रोशन हो गए, आसपास उनसे भरा हुआ था। ये डाउ मार्क्स ज्यादातर रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स हैं, ये गू रिफाइनमेंट में बेहद अच्छी मदद करते हैं, लैंग या लैंड स्पिरिट ने गर्व से बताया। वो फिर से गुर्राया। गुर्राते हुए पूरे आसमान में रोशनी के गोले चमकने लगे, वो खूबसूरत और जिंदा दिल रोशनियों से चमक रहे थे। ये एक कमाल का नजारा था। आसमान में क्या हो रहा है? जल्दी देखो, एक इमोर्टल चमत्कार फिर से हुआ है। अभी कुछ देर पहले एक इंद्रधनुष की किरण थी और अब आसमान में इंद्रधनुषी सितारे हैं। ये कितना शानदार नजारा है। एक साथ ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट, येलो हेयर कॉन्टिनेंट और व्हाइट हेयर कॉन्टिनेंट में बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि भिखारियों से लेकर राजघरानों तक हर तरह के लोग उत्साह भरी नजरों से आसमान के सितारों को देख रहे थे। हर सितारे से इमॉर्टल गू की ऑरा निकल रही है। यह इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन के कंपोनेंट्स हैं? फैंग युआन ने एक सवालिया लहजे में पूछा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया, अफसोस से कहते हुए, तुमने सही अंदाजा लगाया। अफसोस की बात है कि ज्यादातर कोर इमॉर्टल गू जा चुके हैं। अगर रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन पूरा होता तो चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के चांसेस 7% होते। लेकिन अगर खो गया है तो भूल जाओ, मैं वैसे भी रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन को रिपेयर नहीं करने वाला। पूरा रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन कर भी क्या सकता है? असली ताकत इमॉर्टल गू में नहीं होती, ये खुद गू इमॉर्टल पर डिपेंड करती है। ध्यान दो, मैं शुरू करने वाला हूं। इस वक्त आसपास के सोली में डाउ मार्क्स रोशन हो गए, आसमान इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। लैंग या लैंड स्पिरिट आसमान में ऊंचा था, उसके चारों तरफ अनगिनत गू वॉर्म्स उड़ रहे थे। बड़ी संख्या में मोर्टल गू मटेरियल्स को उसने तुरंत रिफाइन कर दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि फैंग युआन देखकर भी मुश्किल से कैचअप कर पा रहा था। थोड़ी देर में लंग या लैंड स्पिरिट गुर्राया, तुम्हारी बारी। एक पाल में फैंग युआन का नजारा बदल गया, उसने लंग या लैंड स्पिरिट की जगह ले ली, हवा में तैरने लगा। जबकि लंग या लैंड स्पिरिट जमीन पर खड़ा फैंग युआन को देख रहा था।
जैसा कि पता चला, लंग या लैंड स्पिरिट ने सिचुएशन का अंदाजा लगाया था और फैसला किया था कि ये गू रिफाइनमेंट एक ड्यूल इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल करेगा। लैंग या लैंड स्पिरिट हेरी मैन गू रिफाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल करने वाला था, जबकि फैंग युआन जरूरी इमॉर्टल मटेरियल्स को प्रोसेस करने वाला था। दोनों इसमें बराबर का महत्व रखते थे। फैंग युआन पूरी तरह तैयार था। आसमान में आने के बाद उसने अपने हाथ हिलाए और इंटीरियर रेन का एक बड़ा बेसिन निकाला। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यह देखा और सर हिलाया, थोड़ा खुश महसूस करते हुए। फैंग युआन शांत और स्थिर था, उसकी बुनियाद गहरी थी, उसके मेथड्स में भी एक अजीब गहराई का सार था। ये लड़का वाकई में एक रीबॉर्न इंडिविजुअल है, अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच रहा है। लेकिन इस आखिरी कदम को उठाना आसान नहीं होगा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अंदाजा लगाया। गू रिफाइनमेंट आराम से चल रहा था, सभी स्टेप्स को सावधानी से फॉलो किया जा रहा था। भले ही कुछ हादसे हुए, वो छोटे और नजरअंदाज करने लायक थे। फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट ने काफी तैयारियां की थी, और क्योंकि फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट रिफाइनमेंट पाथ में अनाड़ी नहीं थे, ये दो एक्सपर्ट्स का कोऑपरेशन था। ऐसी प्रगति होना कोई अजीब बात नहीं थी। 3 दिन और रात तक लंग या लैंड स्पिरिट और फैंग युआन ने बिना आराम किए काम किया, उनकी मेहनत एक अधूरे इमॉर्टल गू के रूप में रंग लाई। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यह देखा और बहुत खुश हुआ, लगता है कि यह पहला गू रिफाइनमेंट सफल होने वाला है। जब तक आखिरी कुछ स्टेप्स में कोई इशू ना हो। उसके शब्दों के खत्म होने से पहले ही आसमान में गर्जना हुई, बिजली चमकने के साथ बदल गरजे। इमॉर्टल गू बनने हाई वाला था, ट्रिब्यूलेशन आ पहुंची। फैंग युआन का चेहरा बदल गया, लेकिन उसके हाथ अब भी स्थिर द, वो रहस्यमयी बर्फीली आग को कंट्रोल कर रहा था, अधूरे इमॉर्टल गू को तैयार कर रहा था। फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू की ट्रिब्यूलेशन है, ये कुछ क्या? लैंग या लैंड स्पिरिट की आवाज एकदम ऊंची हो गई, जैसे किसी मुर्गे को गर्दन से पकड़ लिया हो। उसकी ईर आसमान में गरजते ट्रिब्यूलेशन के तूफान पर टिकी हुई थी। ट्रिब्यूलेशन के आने से पहले ही उसकी तीव्रता और ऑरा लैंग या लैंड स्पिरिट की यादों में रैंक 6 के स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा थी। सच तो यह है, रैंक 7 इमॉर्टल गू से भी ऐसी ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग नहीं निकलती। ये कैसे हुआ? लैंग या लैंड स्पिरिट ने गुस्से और उलझन में गुर्राते हुए कहा। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप गू रिफाइनमेंट का ध्यान रखें, मेन ट्रिब्यूलेशन से निपटूंगा। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। नहीं, इस जरूरी पाल में तुम जा नहीं सकते, तुम्हारा डॉग शिट लक इमॉर्टल गू को बचा रहा है। मुझे ट्रिब्यूलेशन से निपटने दो, सब लोग एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन बनाओ। लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। ये कहते हुए लगभग 10 हेरी मैन गू इमॉर्टल्स उसकी तरफ उड़े। जैसे ही चांदी जैसी रोशनी चमकी, एक विशाल चांदी का दानव फिर से प्रकट हुआ। ओल्डन एंटिक्विटी इरा का दूसरा सबसे शक्तिशाली बैटल फॉर्मेशन, हेवनली जायंट सोलर। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, अर्थ अबिस। हफ हफ हफ। यिंग वुजी जोर से सांस ले रहा था, उसकी ईल लाल थी। वो एक ऐसे जुआरी की तरह था जो अपना लगभग सारा पैसा हार चुका हो और अपने नुकसान की भरपाई के लिए बेचैन हो। आधे महीने पहले से वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अब तक वो 8 बार फेल हो चुका था। डैम इट, मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। मेरे पास मदद के लिए गू फॉर्मेशन है, फिर भी मैं 8 बार फेल हुआ। ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल का सक्सेस रेट वाकई में हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल से कम है। लेकिन भले हाई यू म्यू चुंग जिंदा होता, मैं कभी भी हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करता। हेवंस विल मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अगर मेन यूज ये मौका दूंगा, तो वो ट्रिब्यूलेशंस का इस्तेमाल हमले के लिए करेगी। अगर एक ऐसी ट्रिब्यूलेशन आई जो सुपर गू फॉर्मेशन को काउंटर करती है और उस बर्बाद कर देती है, तो गड़बड़ हो जाएगी। फैंग युआन को हेवंस विल के बारे में नहीं पता, वो हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ही, गुड लक टू हिम। चैप्टर 1068 सक्सेस एंड फेलियर। बूम बूम बूम। जोरदार आवाजें लगातार गूंजती रही और क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट का पूरा आसमान हिल गया। यह हेवनली ड्रम थंडर ट्रिब्यूलेशन है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर के अंदर से कहा। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव थे। इस हेवनली ड्रम थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ, हर बार जब बादल गरजता है, गू इमॉर्टल के शरीर में एक अदृश्य एस्ट्रल बिजली बनती है, जो उनकी आंतों और अंगों को बर्बाद कर देती है। इसकी ताकत पहाड़ों को उड़ा सकती है और चट्टानों को तोड़ सकती है। ये एक साउंड पथ और लाइटनिंग पाथ ट्रिब्यूलेशन है। आम गू इमॉर्टल्स आसानी से इसका सामना नहीं कर सकते, और इस ट्रिब्यूलेशन में उनका मरना तय है।
लेकिन फैंग युआन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये जगह रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स से घिरी हुई है, ये सबसे अच्छा डिफेंस है। इसके अलावा मेरे पास इसका सामना करने के तरीके हैं। जब तक हेवनली जायंट सोलर यहां है, तुम सेफ रहोगे। चिंता में होते हुए लंग या लैंड स्पिरिट ने यह बात फैंग युआन तक पहुंचाई। यूज डर था कि फैंग युआन ट्रिब्यूलेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गु रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा। भले हाई लंग या लैंड स्पिरिट डांग ही माउंटेन हासिल करना चाहता था और फैंग युआन का गु रिफाइन करने में फेल होना इसमें मदद करता, वो एक लैंड स्पिरिट था जिसे अपने वादे निभाने द। यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के बीच हुआ एक समझौता था। यूज फैंग युआन की मदद करने में अपनी पूरी कोशिश करनी थी बिना उसके खिलाफ कोई साजिश रचे। फैंग युआन हवा में तैर रहा था, बाहर गरजते बादलों से बिल्कुल बेअसर। उसका चेहरा शांत था, उसका दिमाग भी बर्फ जैसा ठंडा था। लैंग या लैंड स्पिरिट की चिंता जरूरत से ज्यादा थी। फैंग युआन ने इतनी लड़ाइयां झेली थी, 5 रीजन्स की अराजक युद्ध, ये टियन माउंटेन की लड़ाई, उसने ये सारे अराजक दृश्य अनुभव किए थे। वो ऐसी रुकावटों से इम्यून था। वो स्थिर था, उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी, जैसे फूल खिल रहे हों। वो स्थिरता से गु रिफाइनमेंट के साथ आगे बढ़ रहा था। बूम बूम बूम, हर गरजती आवाज से हेवनली जायंट सोलर का विशाल चांदी का शरीर कांप जाता था। बैटल फॉर्मेशन बनाने वाले हेरी मैन गु इमॉर्टल्स बेचैन महसूस कर रहे थे, उनके बाल खड़े हो गए थे, जैसे कोई कयामत आने वाली हो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने ठंडी आ भरी। मेरे पास एक मूव है जो साउंड पाथ को काउंटर करता है। देखो मेरा इमॉर्टल किलर मूव, साइलेंट वर्ल्ड। चांदी का दानव अनंत चमक से रोशन हो गया। चांदी की रोशनी तीखी थी, जैसे सूरज के टुकड़े। फैंग युआन ने वक्त पर अपनी एल बैंड कर ली और कई डिफेंसिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए। चांदी की रोशनी झपकी और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। साइलेंट वर्ल्ड। ए फ्लैट कोई गरज नहीं सुनाई दे रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और उन बादलों में नगिनत बिजलियां चमक रही थी। लेकिन हर बिजली के साथ आने वाली गरज गायब हो चुकी थी। लंबी देर के बाद गरज की आवाजें वापस आई, धीरे से शुरू होकर धीरे धीरे तेज होती गई। सिर्फ इस हेवनली ड्रम थंडर ट्रिब्यूलेशन के साइज के साथ, भले ही ये 10 गुना बढ़ जाए, ये गु रिफाइनमेंट में रुकावट नहीं डाल सकती। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अभी गर्व से ये कहा ही था कि आसमान में काले बादल बदल गए। काले बादलों से कई नीले रोशनी के गोले नीचे गिरे। हर रोशनी का गोला एक ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो था। ये एक लाइटनिंग फीन था। इसकी लड़ाई की ताकत रैंक 6 गु इमॉर्टल्स के बराबर थी। जब हु इमॉर्टल ने ट्रिब्यूलेशन झेली थी, तो वो एक ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की वजह से मारी थी। और अब फैंग युआन को उनमें से 20 का सामना करना था। लैंग या लैंड स्पिरिट की ईड़ फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? दूसरी ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ट्रिब्यूलेशन क्यों है? और इसका साइज आमतौर पर 20 गुना है। लैंग या लैंड स्पिरिट की लंबी उम्र और नगिनत अनुभवों के बावजूद वो साफ तौर पर हड़बड़ा गया था। फैंग युआन का दिल उछाल गया। ये बिल्कुल यूएस सिचुएशन जैसा था जब वो ट्रिब्यूलेशन जेल रहा था। मेरी पहली अर्थली कैलेमिटी के दौरान उसने एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर दिया था। इस बार चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु के रिफाइनमेंट के दौरान वही चीज हुई। यहां 20 ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज हैं। अगर मैं अपनी अर्थली कैलेमिटी के दौरान इससे टकराता, तो मैं बिना किसी सवाल के मर जाता। फैंग युआन की पहली अर्थली कैलेमिटी के दौरान हेवन एंड अर्थ की कुछ आयरन क्राउन ईगल्स, डू एंशिएंट रूइन बैट्स और न गिनत एंशिएंट स्नो मॉन्स्टर्स, डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर्स और दूसरों में बदल गई थी। साइज के मामले में उसकी पहली अर्थली कैलेमिटी बड़ी थी, लेकिन फैंग युआन ने उस मुश्किल से पार किया था। अगर वो भी इस ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज के साथ इस अर्थली कैलेमिटी का सामना करता, तो वो जिंदा नहीं बच पाता। अपनी अर्थली कैलेमिटी के दौरान एंशिएंट रूइन बैट्स अभी बने हायद की फैंग युआन ने दृढ़ता से अन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। फैंग युआन का ऑफेंस ऊंचा था और डिफेंस कम, ये उसके फायदे का इस्तेमाल था। लेकिन अगर वो भी इस ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज के खिलाफ लड़ता, तो बात अलग होती। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज तेज द, उनकी लड़ाई की ताकत रैंक 6 गु इमॉर्टल्स के बराबर थी। भले हाई फैंग युआन ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव का इस्तेमाल करता, वो उन्हें मार नहीं सकता था। फैंग युआन के पास रैंक 7 और 8 इमॉर्टल गु द, लेकिन वो डिफेंसिव इमॉर्टल गु नहीं थे। फैंग युआन के पास मजबूत हमले थे, लेकिन कमजोर डिफेंसिव मेथड्स ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज ने यूज काउंटर कर दिया था। असली प्रॉब्लम यह है कि मैंने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है, मेरी बुनियाद कमजोर है, अभी मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं। फैंग युआन को एक ख्याल आया। असल में
उसने ये प्रॉब्लम बहुत पहले ही देख ली थी। लेकिन ये टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद से उसके पास वक्त की कमी थी, उसके पास इन चीजों को सुधारने के लिए फ्री टाइम नहीं था। 20 ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज ने एक साथ फैंग युआन पर हमला कर दिया। वो इतने तेज बिजली की तरह, फैंग युआन ने सिर्फ कुछ नीले निशान देखे और वो सब उसके पास आ गए। लैंग या लैंड स्पिरिट घबराहट में चिल्लाया, एक और इमोर्टल किलर मूव का इस्तेमाल करते हुए। चांदी के दानव का शरीर रोशनी में चमक रहा था, शुद्ध सफेद रोशनी के अंदर। चांदी के दानव का शरीर तब तक बढ़ा जब तक उसका साइज दर्जनों गुना नहीं हो गया। असली चांदी का दानव पहले ही विशाल था, इस बदलाव के साथ उसके पैर क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट पर थे जबकि उसका सर आसमान की तरफ बढ़ गया था। चांदी के दानव का पहाड़ जैसा शरीर जोर से हिला, उसने एक और इमोर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज पहले से हाई फैंग युआन के बाएं और दाएं थे, वो अचानक से प्रकट हुई एक रोशनी की दीवार से टकराए और पीछे उछाल गए। फैंग युआन को बचाने के बाद चांदी के दानव ने अपने हाथ उठाए, उन्हें एक साथ मिलाकर एक घेरा बनाया जिसके अंदर फैंग युआन था। उसके हाथ विशाल उन्होंने फैंग युआन के आसपास की जगह को ढक लिया था। सिचुएशन खराब है, भले ही मेरा किलर मूव ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज से बचा सकता है, तुम्हारा रिफाइनमेंट ऐप भी डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें अब सावधान रहना होगा, तुम पर और भी मजबूत हमले हो सकते हैं। अगर तुम टिके नहीं रहे तो गु रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फिर से ट्रांसमिट किया। फैंग युआन ने सर हिलाया, उसने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा गंभीर था। अभी गु रिफाइन करते वक्त उसकी मदद के लिए न गिनत रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स और यहां तक कि रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का बचा हुआ हिस्सा भी हवा में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन चांदी के दानव की ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज के साथ लड़ाई डाउ मार्क्स को डिस्टर्ब करेगी, जिससे अनगिनत झटके लगेंगे। ये सब फैंग युआन के लिए प्रॉब्लम्स थी। अगर उसने एक गलती की तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बम बम बम, जोरदार टकराने की आवाजें फैंग युआन के कानों में पड़ी। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज नीले मधुमक्खियों की तरह थे, चांदी के दानव को घेर कर उसके दोनों हाथों पर हमला कर रहे थे। वो तेजी से घूम रहे थे जबकि चांदी का दानव अजीब ढंग से हिल रहा था। तुम सब बेवकूफों का झुंड, लैंग या लैंड स्पिरिट ने डांटा। यूज फैंग युआन की रक्षा करनी थी और अपने हाथों को स्थिर रखना था, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। इसलिए ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज का सामना करने का काम दूसरे हेरी मैन गु इमोर्टल्स पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इन हेरी मैन गु इमोर्टल्स की लड़ाई की ताकत कम थी, वो दानव को कंट्रोल करने में अनाड़ी थे। भले ही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने जो इमोर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए वो या तो फेल हो गए या भले ही सफल हो गए। बाहरी दुनिया में उन्होंने चमकदार इफेक्ट्स पैदा किए लेकिन उनका असर कम था। लंबी देर के बाद उन्होंने सिर्फ एक ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को मारा, और वो भी एक किस्मत के शॉट की वजह से। लैंग या लैंड स्पिरिट के पास उन्हें डांटने की भी एनर्जी नहीं थी। अभी सिचुएशन सच में खराब है। वो चिंताओं से भरा था। चांदी का दानव हेवनली जायंट सोलर से बना था, वो 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका था, पहले से कम डिफेंस के साथ। वो सिर्फ मार खा सकता था जबकि ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज हमला कर रहे थे। वो समय के साथ और भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था, फीका पड़ता जा रहा था। भले हाईफैंग युआन की सिचुएशन स्थिर हो गई थी, बाहरी रुकावट की वजह से उसकी स्पीड काफी गिर गई थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अंदाजा लगाया कि इस स्पीड के साथ चांदी का दानव आखिर तक नहीं टिक पाएगा। वो पहले हाई बिजी था, जबकि फैंग युआन गु रिफाइनमेंट पर फोकस कर रहा था, वो लड़ नहीं सकते थे। बिना बाहरी मदद के यह रिफाइनमेंट फेल होना तय था। शुक्र है, ये मेरी पहली कोशिश है, अगर ये फेल हो जाती है तो कोई बात नहीं, मेरे पास फंड्स हैं। फैंग युआन का एटीट्यूड असल में काफी अच्छा था, उसकी सोच पॉजिटिव थी। इमोर्टल गु रिफाइन करते वक्त कौन पहली कोशिश में सफल होने की उम्मीद कर सकता है? फैंग युआन हार से सकता था, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अर्थ अबिस में यिंग वूजी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये आखिरी मौका है, इमोर्टल मटेरियल्स का आखिरी सेट में फिर से फेल नहीं हो सकता। यिंग वूजी का माथा पसीने से भीगा हुआ था, उसने अपने दांत पीस लिए। वो एक ऐसे भेड़िए की तरह था जिसे चट्टान के किनारे धकेल दिया गया हो। एक बार वो फेल हो गया तो इमोर्टल मटेरियल्स का एक और बैच जमा करना बेहद मुश्किल होगा। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे इसके साइड इफेक्ट्स की परवाह नहीं, मुझे पहले इस संकट से निकलना है। यिंग वूजी ने मन बना लिया और एक खास इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया। एक तेज दर्द उसकी आत्मा की गहराइयों पर हमला कर गया। इमोर्टल किलर मूव के असर से उसकी पूरी आत्मा फ्यूल में बदल गई और जलने लगी। साथ ही उसकी किस्मत धीरे धीरे बढ़ने लगी।
मेरे में बॉडी ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया था और ये मूव बनाया था। किस्मत से मुझे पहले रैंक 7 सोल हाउल गू मिल गया था। कुछ मोर्टल गू के साथ मैं ये मूव इस्तेमाल कर सकता हूँ। यिंग वूजी की ईद में दृढ़ता चमक उठी। वो सब कुछ दांव पर लगा रहा था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने में अपनी मदद के लिए बड़ी मात्रा में लक का इस्तेमाल कर रहा था। मैं इस बार जरूर सफल हूंगा, वो मन हाय मन चिल्लाया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर बड़ा खतरा था। चांदी का दानव बेहद कमजोर हो चुका था, वो टूटने की कगार पर था। दानव के अंदर के हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को गंभीर चोटें आई। उनमें से कुछ की नसें फट गई थी, वो खून की उल्टी कर रहे थे। कुछ बेहोश हो गए थे जबकि कुछ जोर से कांप रहे थे, झाग वाली उल्टी कर रहे थे। उन्होंने एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन बनाया था। अब जब फॉर्मेशन डैमेज हो गया था, चोटें अन पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। 11 ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज बचे थे। चाहे फैंग युआन हो या लंग या लैंड स्पिरिट, वो निराश थे। अगली बार जब मैं गू रिफाइन करूंगा, मैं बिल्कुल भी हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फैंग युआन ने खुद से कसम खाई। इस पाल में उस लगा कि ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल बहुत शानदार है। मैं इस बार सच में फेल होने वाला हूं। मेरे लंग या ब्लेस्ड लैंड की इज्जत बर्बाद हो गई। ये सब इन ट्रिब्यूलेशंस की गलती है जो इतनी बेहिसाब ताकतवर हो गई हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट गुस्से में था। ठीक है, अब रुकने का वक्त आ गया है। गू इमॉर्टल सिक्स्थ हेयर ने मन ही मन सोचा। वो जासूस था जिसे शैडो सेक्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड में रखा था। पहले वो टीम द, अब वो अकेला बचा था। वही था जो यंग वूजी से कम्युनिकेट कर रहा था, यूज फैंग युआन और ब्लेस्ड लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज का सामना करते वक्त उसने ज्यादा मदद नहीं की, बल्कि वो साजिश कर रहा था। शैडो सेक्ट के नजरिए से वो नहीं चाहते द की फैंग युआन चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू रिफाइन करे। आखिरी हमले के लिए चलो किलर मूव वन आर्म सैक्रिफाइस इस्तेमाल करते हैं, सिक्स्थ हेयर ने सोचा और वो लगभग जोर से हंस पड़ा। भले है यह मूव ताकतवर था, ये चांदी के दानव को बहुत कमजोर कर देगा। ए फ्लैट जब चांदी का दानव टूटने की कगार पर था, एक बार ये मूव इस्तेमाल हो गया तो वो जरूर टूट जाएगा। अगर मैं यह मूव इस्तेमाल करूं तो एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन टूट जाएगा। ना सिर्फ फैंग युआन का रिफाइनमेंट फेल होगा, बल्कि एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन का उल्टा असर भी कई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को मार देगा। बचने के बाद मुझे और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यह परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। उसकी ईल में ठंडी चमक दौड़ गई। गद्दार सिक्स्थ हेयर ने दृढ़ता से वन आर्म सैक्रिफाइस इस्तेमाल किया। चांदी के दानव का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। गिरते हुए एक तेज रोशनी निकली। ओह नहीं, कौन बेवकूफ है। लैंग या लैंड स्पिरिट का चेहरा बदल गया, वो डांटने हाय वाला था। अचानक इसकेट हुए हाथ पर एक इमॉर्टल किलर मूव लगा और वो कमाल की ताकत से फट पड़ा और दूर जा गिरा। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ एक तेज एक्सप्लोजन हुआ। वो आसपास के ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज से टकरा गया। यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज हर जगह उड़ रहे थे। अस्पैल इत्तेफाक से उनमें से ज्यादातर एक साथ जमा द और इस एक्सप्लोजन की चपेट में आ गए। वो सब एक साथ मर गए। चौंकाने वाले नतीजे, फैंग युआन हक्का बक्का रह गया। सिक्स्थ हेयर चूक गया। ये सच में काम कर गया। लैंग या लैंड स्पिरिट भी हक्का बक्का था। वो थोड़ी देर बाद चिल्लाया, अच्छा हमला था। इस बदलाव के साथ चांदी का दानव टूट गया और सारे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स जख्मी हो गए। लेकिन अब सिर्फ 3 ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज बचे। द सिचुएशन तेजी से पलट गई। सिर्फ लंग या लैंड स्पिरिट अकेला हाई इन ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडोज से निपट सकता था। सिक्स्थ हेयर अफसोस कर रहा था। वो हमला करना चाहता था, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने यूज दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स का ध्यान रखने का हुक्म दिया। 1 घंटे बाद फैंग युआन ने नए रिफाइन किए हुए चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को पकड़ा हुआ था और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। पहली रिफाइनमेंट कोशिश सफल हो गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, अर्थ अबिस। फफ! यिंग वूजी ने खून थूका और पीछे की तरफ गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो तुरंत बेहोश हो गया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने की आखिरी कोशिश फेल हो गई। चैप्टर एंड।